बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन सब दो ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग सबसे पहले पहुँच सके। नेशनल असम्बली में बनाई जाने वाली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें ब्रीफिंग के हवाले से अभी तक खबरें आ रही हैं। जैसा कि मैंने पहले वीलॉग में बताया था कि उसमें 70-80 के करीब लोग थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलते हैं, खुलते हैं, कुछ डर रहे होते हैं, कुछ झिझक रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो समझते हैं कि अब बातें करनी चाहिए। मेरे पास कुछ तफसीलात आई थी मज़ीद, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। ये कहा गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि इमरान खान इसलिए सिक्योरिटी की इस मीटिंग में नहीं आए, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने असद कैसर के ऑफिस को, यानी स्पीकर साहब के ऑफिस को ये कहा था कि जनाब अगर इमरान खान आएंगे तो हम चले जाएंगे, जिस पर इमरान खान नहीं आए। अच्छा, इस बात को मैंने काउंटर चेक करवाया। मुस्लिम लीग नून के मेरी बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब की बात हुई, शाहिद खान अब्बासी साहब भी अब मंजर आम पा चुके हैं। उन्होंने कहा जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, बल्कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के करीबी तरीन आदमी से बात की, उनसे पूछा कि ऐसा कोई मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब सवाल ये है कि मुस्लिम तहरीक इंसाफ ये झूठ क्यों बोल रही है, क्या मसला क्या है उनका कि वो इस बात को जो है ना झूठ बोली जा रहे हैं। पहले भी वज़ीर आज़म नहीं आता, इसमें कौन सी बात है। वो मतलब वो उनकी ईगो बड़ी है, वो समझते हैं वो पाकिस्तान जो है उनके नज़दीक इतनी अहमियत नहीं रखता, उनके नज़दीक उनकी अना बड़ी है और वो समझते हैं कि जो ये सारे चोर हैं, करप्ट हैं, वो कहते हैं, तो लिहाजा वो चोरों के साथ नहीं बैठ रहे। तो फवाद चौधरी साहब को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, ये इसलिए बोला गया क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बोला क्यों गया। ये बोला इसलिए गया क्योंकि इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस इशू के ऊपर कि जहाँ पर आर्मी चीफ, ISI चीफ और दीगर अस्करी हुकाम बैठे हैं और वो इन सब सियासतदानों को जो कि अपोजिशन में भी हैं और हुकूमत में भी हैं, उन सब को बिठा के ब्रीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वहाँ पर वो नहीं आए, इस पर बड़ी शदीद तनकीद है, बल्कि वहाँ पर आने की बजाय वो चले गए एक किसान कन्वेंशन में और वहाँ पर जाकर भी उन्हें जो याद आया वो इसराइल याद आया, उन्हें चीन याद नहीं आया। हालांकि कल चीन का एक कौमी दिन था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम को 100 साल हो गए थे और उस पर उन्होंने बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जनाब इसराइल ने सहरा को गुलिस्तान बना दिया, यानी उन्हें वहाँ पर भी इसराइल याद आया, चीन याद नहीं आया। हालांकि चीन ने 1949 में आज़ादी हासिल की थी, इंडिपेंडेंस मिली थी उसे, और उसके बाद से अब तक 70 साल के दौरान चीन दुनिया की सुपर पावर बन चुका है और अमेरिका जो है वो उससे कांप रहा है। चीन जो है वो रशिया को भी आंखें दिखाता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है और वो एक मिलिट्री माइट भी है, वो एक इकनॉमिक माइट भी बन चुका है। IT के अंदर भी उन्होंने वो महारत हासिल की है कि जो अमेरिकी भी नहीं कर सके। यानी आप ये देखें कि सहराए गोबी से लेकर हिमालय के पहाड़ों तक और रेगिस्तानों को गुलजार बनाने से लेकर और आपके हाथ में मोबाइल तक, ये सब कुछ चीन ने पलट के रख दिया है, दुनिया की काया पलट दिया है। सस्ती तरीन और आला तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो चीन लेकर आया है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को याद क्या आया, इसराइल। फिर कहते हैं जी इसराइली अखबार झूठ छाप देने, पता नहीं झूठ छाप दे सच छाप दे, लेकिन खान साहब को और उनकी कैबिनेट को जो बार बार याद आता है ना इसराइल, उससे लगता है दाल में कुछ काला है। खैर, अब मैं आता हूँ उस तरफ के जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। उस तफसीलात में जो बुनियादी बातें वही हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ बातें जो हैं वो नई सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर अस्करी क़वाम ने यह कहा कि देखिए हमारी तालिबान के साथ कोई लड़ाई नहीं, ठीक है, इन पर हमारा कोई ना ही हमारा इन पर कोई दबाव है, जबकि CPEC में हम चीन के साथ हैं, इसलिए अमेरिका हमसे नाराज़ है। ये नहीं बताया ये गया कि अमेरिका हमसे नाराज़ क्यों है, हम पर जो है वो शक क्यों करता है और हमारे ख़िलाफ़ वो इस किस्म की साजिशें क्यों हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको क्या साजिश हो रही है। IMF जो है वो हमारी ग्रांट्स जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, हमें कर्ज़े नहीं दे रहा, हमारी जो हम कहते हैं कि हम नरमी करें इन शराइत में, वो नहीं कर रहा। वो कहते हैं यार ये आपने खुद लिख के दिया भाई इमरान खान की हुकूमत में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वो उनमें बदल भी लेता होता है। ऐसा नहीं है कि वो IMF मुकरदा नहीं होता, वो मुकर भी जाता है जब ज़रूरत होती है अमेरिका को। तो IMF बहुत ही सस्ते और बड़ी लंबी लंबी
शराइत यानी वो होती है ना रिलैक्स किस्म के कर्जे वो दे देता है, अब वो नहीं दे रहा। तो कह क्या रहा है, वो कह रहा है जी आगे तालिबान पर भी दबाव डालें और चाइना के साथ भी ताल्लुकात को ख़त्म करें। सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जो कहा गया उसका मतलब ये था। मैं आपको साथ साथ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान में TTP और बलोच दहशतगर्द तंजीमों के 6000 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, दाइश के 2 से 3 हज़ार लोग हैं और वो शाम से और अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दाइश के लोग बॉर्डर आर पार भी आ जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो सारे मामलात हैं इसमें एक प्रॉब्लम उन्होंने साथ ये बताया कि चूँकि 4 महीने से अफ़गानिस्तान की जो ऑफिशियल आर्मी है, फोर्सेस है, उनको तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो लोग भी तालिबान के साथ मिलते चले जा रहे हैं। इसलिए तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बहुत सारे जो अज़ला हैं उन पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए हैं बड़ी आसानी के साथ। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो जो मिलर हैं, जनरल मिलर, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी कमांड के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर अब इन्होंने किसी जगह पे कब्ज़ा किया तो फिर हम जो है ना इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब एक तरह की वार्निंग दी। लेकिन अमेरिका जो है ना वो इस वक्त चूँकि अफ़गानिस्तान से जा रहा है तो लिहाजा वो अब जितनी बातें करेगा ना वो ऐसे ही है जैसे किसी को दरिया पार करने के बाद याद आए या लड़ाई तो बाद याद आना लगा सुन हो। लिहाजा अब उनकी बातें जो है ना उनको कुछ सीरियस नहीं ले रहा। हालांकि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं जा रहा। अमेरिका की कुछ यहाँ पर सफारत खाने में 700 के करीब उनके फ़ौजी रहेंगे। इसी तरह वो उनके बहरी बेड़ा खड़ा है। इस तरह तुर्कमानिस्तान में अड्डा उन्होंने ले लिया है। इसी तरह कतर में भी उनके पास अड्डा है। तो ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अदरवाइज जो हज़ारों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी थे वो अब यहाँ पे नहीं होंगे। लिहाजा अमेरिका का अब वो दबाव या अमेरिका की वो रोब दाब नहीं रहा। 20 साल तक वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में टकरे मारता रहा और तालिबान ना ख़त्म हुए और ना ही वो जो है उन पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सका। फिर एक मुआहदा करना पड़ा। अब उसका जो बैकलैश है वो पाकिस्तान के ऊपर आने के शदीद ख़तरात हैं। इसी वजह से मैंने आपको सुबह जो पहले वीलॉग किया था उसमें बताया कि अस्करी हुकाम ने कहा कि हमारे 1979 वाले मुआहदे जो बात हमने एक एक्ट किया था, यानी एक जंग लड़ी थी अफ़गानिस्तान की, वो फ़ैसला भी गलत था। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो फ्रंट लाइन स्टेट बने थे उससे भी हमें नुकसान हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हूं दसो की करना है, अब आप लोग बता दें कि हमें क्या करना है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो जैसा आप कहेंगे वैसा कर ले। मतलब जाहिर है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसको बात करने का रूम तो देते हैं। अच्छा, अब जो एक और बात वो सामने आई है वो ये है कि उनसे कहा गया कि जनाब असद कैसर साहब जो ज़ाहिर स्पीकर हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अभी मसला कश्मीर और सिक्योरिटी की अंदरूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग रहती है। आर्मी चीफ को कहा तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप चाहे वीकेंड पे रख लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम हर सतह के ऊपर अपनी पार्लियामेंट को एतमाद में लेने को तैयार हैं और उनको बताने को तैयार हैं सारी सूरत हाल, और फिर जैसा पार्लियामेंट कहे वैसा करने को भी तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वाक़तन हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्लियामेंट की अहकामात को मन्नो अन तस्लीम करने पर तैयार है, तो फिर आप समझ लें, यकीन कर लें इस बात का कि अगले 5, 7, 10 साल जो हैं वो पाकिस्तान के राइज़ के साल हैं। वो फिर अगर यही काम होता रहा तो पाकिस्तान को दुनिया में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि जो विजडम होती है ना, कलेक्टिव विजडम, वो है पार्लियामेंट उसकी मज़हर। तो वहाँ से जो बात सामने आती है ना कलेक्टिवली, वो एक्चुअली पूरी विजडम होती है कौम की, और कौमों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। कौमें जो है ना वो जब कुछ मिशन बना लें, जैसे चाइना ने बनाया मिशन, उन्होंने जिस चीज़ की ठानी पूरी कौम ने ठान ली, उसके बाद वो उस मैदान को फतह करते चले गए। और आज अमेरिका नोखा महार ने, बल्कि अमेरिका उनसे डरता है। ये जो यहाँ पर वो अमेरिका एयर वेज मांग रहा है हमसे, और जो हमें वो कहता है कि हमें एयर कॉरिडोर वाला मुआहदा वो आप उसको मज़ीद एक्सटेंड कर लें, वो सिर्फ तालिबान के लिए नहीं मांग रहा, वो चाइना के लिए भी मांग रहा है। मतलब है कि अमेरिका इस वक्त फुल टाइम जो है ना क्या कहना चाहिए उसको, थिरकिया पे है। उसको समझ नहीं आ रही
कि मैं चीन नाल की करा, मैं इन्होंने किस तरह संभालना। ये हालात हैं अमेरिका के, और वो इसीलिए है कि चाइनीज़ एक कौम बन के निकली है। उन्होंने जिस काम पे हाथ डाला पूरी कौम उस पास से लगी और उसके बाद उसको उन्होंने फ़तह कर लिया। वो अपनी जो है ना हर किस्म की टेक्नोलॉजी उन्होंने उसमें बना ली है। अब वो किसी के मुहताज नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को सी पैक दे दिया तो सी पैक के लिए पाकिस्तान के मुहताज हैं कि यार ताडे मुल्क दी सड़कों ने तो असी बना रहे हैं तो बना दे दो। अब ये मामला भी तो है ना हमारा। तो अगर पार्लियामेंट के अंडर आ जाए सारा कुछ और पार्लियामेंट चीज़ों को रन करेगी तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तरक्की ज़रूर करेगा। इसमें अच्छी बात ये सामने आई जो कि आर्मी चीफ ने कहा कि जो आप कहेंगे उस तरह से हम करने को तैयार हैं, आप हमें गाइडलाइन दें, हम करने को तैयार हैं। लेकिन जाहिर है कि पार्लियामेंट से मुराद पूरी पार्लियामेंट भी है और इसकी सरबराही ज़ाहिर है हुकूमत करती है। ऐसा नहीं है कि कोई अपोजिशन लीडर उठ के कह देते आर्मी चीफ कर ले, आर्मी चीफ ने वही करना है जो हुकूमत ने कहना है। लेकिन बाहर उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया इस हवाले से बात करते हुए। अच्छा जी, इस मौके पर जो एक और चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ना, उन्होंने आर्मी चीफ से हंसते हुए कहा कि जनाब नून लीग के ज़रा हाथ होला रखो। हाँ जी चीफ साहब। तो आर्मी चीफ मुस्करा दिए और उन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब भी आपके साथ ही खड़े हैं, ठीक है। मतलब उनका कहना ये था कि मैं इनल तक्का या ताडेल तक्का। मकसद है कि उन्होंने कहा कि ये मुझे दोनों को साथ लेके चलना है। मतलब जो मैं समझाऊँ उस बात का वो यही था। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको सुबह बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जनाब MNA हैं अली वज़ीर तो उनको माफ़ कर दें, तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि हम अदारों पर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसमें एक और बात सामने आई कि आर्मी चीफ ने, अब ज़रा ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब मैं जो है ना वो अली वज़ीर को माफ़ी मांगना होगी क्योंकि वो अदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी ज़ात पर कोई तनकीद हुई तो मुझे उस पर कोई इतराज़ है, तो ये बात नहीं है। मुझ पर नवाज़ शरीफ ने भी तनकीद की, मुझ पर एयाज सादक ने भी तनकीद की, लेकिन हमने उस पर उसको बर्दाश्त किया और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। उस तनकीद के बाद हमने इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया था। तो मेरी ज़ात पे तनकीद बेशक कर ले लेकिन अदारे को मलाइन ना करे। अली वज़ीर साहब क्या कर रहे हैं कि वो अदारे को मलाइन कर रहे हैं, इसलिए वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ सकती। और वैसे पता नहीं वो कर रहे हैं मलाइन के नहीं कर रहे, या उनके ख़िलाफ़ उन पर तनकीदें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बारे में आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है कि जब आप अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो ज़ाहिर है कि पूरे अदारे में जितने भी लोग होते हैं उनके लिए एक वो हर्ट होते हैं इससे, क्योंकि फ़ैसला ज़ाहिर है कि अदारे के ऊपर बैठे एक बंदे ने करना होता है। मसला इमरान खान है, एक फ़ैसला कर रहा है और इमरान खान कह रहा है कि जनाब बिजली की कीमत बढ़ा दो। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ एक, तो अगर वो बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं तो तनकीद इमरान खान पर होनी चाहिए, क्योंकि नीचे तो जितनी हुकूमत है उसने तो उसको फॉलो करना है। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लिहाजा उसने तो उनको फॉलो करना है। तनकीद किस पे होनी चाहिए? इमरान खान के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ पर जो तनकीद है वो अदारे पर ना करें। आर्मी चीफ का भी यही मतलब था कि मैं पर्सनल नहीं हूँ किसी के साथ, ठीक है। तो अच्छा, फिर एक वक्त आया कि मोहसिन दावड़ साहब ने बोलने की कोशिश की तो स्पीकर असद कैसर साहब ने उनको रोक दिया। एक थे असद कैसर साहब जो है ना, ये पता नहीं हैडमास्टर ही लग गए ने, मुझे लगता है हर थां ते कि आप नहीं बोल रहे, आप बोल रहे, आप बोले। मतलब यार ब्रीफिंग है, आपने उनको बुलाया है, वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं मोहसिन दावड़ साहब, आप उनकी बात तो सुने ना। तो आप बेशक इत्तेफाक ना करें, बात तो सुने। तो उन्होंने रोक दिया बोलने से, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा नहीं, इनको बोलने दें, इनकी बात सुने। और उन्होंने मोहसिन दावड़ से कहा कि आप खुलकर बात करें, जो आपने बात करनी है। मोहसिन दावड़ ने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए आप मुझसे अलहदगी में भी मिले, मैंने कभी आपका रास्ता नहीं रोका, आप इलेक्शन जीत के रहे हैं। आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो इलेक्शन में मुदाखलत करती है। अब बताएं कि अगर हम मुदाखलत करते होते तो क्या आप ये अली वज़ीर जीत के आ सकते थे? तो ऐसा मुमकिन तो नहीं था ना। तो इसका मतलब है कि हम मुदाखलत नहीं करते। अच्छा, अब ये थोड़ी सी तफसीलात जो मेरे सामने मज़ीद आई थी मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। लेकिन मैं आपसे आप लोगों को ये बात भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ैसले पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में किए वो अब गलत साबित हुए। हमें तो तभी पता था,
मेरे जैसे जो लोग थे उस वक़्त, मतलब मैं उस वक़्त खैर इतनी उम्र में तो नहीं था कि मैं मुजाहरे कर सकता या उस पर बात कर सकता, 1979 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे जैसे जहन के रखने वाले लोग थे, जो मेरा कबीला था, जिनका मैं फॉलोअर हूँ, वो तब भी इस पर एतराज़ करते थे और उनको गिरफ़्तार किया जाता था, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको मुल्क दुश्मन करार दिया जाता था, उनके साथ जुल्म किया जाते थे। और मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो गए, क्योंकि इक्को को प्यो होंदा कमाने वाला, वो अंदर चले गए, गरीब लोग थे, बच्चे पढ़ नहीं सके। को पान की दुकान खोल के बैठा है, को दूध दही का काम कर रहा है, तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया ना। अगर वो बाप अंदर ना जाता 5 साल 7 साल के लिए, बच्चों को पढ़ा लिखा लेता, तो उसकी एक अच्छा इजाफा हो जाता माशरे में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो पान की दुकान कर रहे हैं वो अच्छा इजाफा नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग हों तो वो माशरे में अच्छा इजाफा होता है। तो उस वक़्त से लेकर अब तक जो भी फ़ैसले हुए जो कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने किए थे, वो गलत साबित हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आज की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस पर तासुफ़ का इज़हार कर रही है और उससे यू टर्न लेना चाह रही है। ये उम्मीद की बात है और इस पर थोड़ा सा अफसोस भी है कि काश ये पहले बात मान लेते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर अब ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब अब आप गाइडलाइन दें, हमें रहनुमाई दें, तो मेरा ख़्याल है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें आगे बढ़कर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को देनी चाहिए, अपनी गाइडलाइन भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ ताउन भी करना चाहिए। मेरा यही ख्याल है। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ रखते हो। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।